हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट टॉक विद सुमित पे, जहां पर हम क्रिकेट के एक इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और अपनी एक व्यू पॉइंट रखते हैं जो भी गतिविधियां क्रिकेट फील्ड पर हो रही होती है या फिर क्रिकेट फील्ड के बाहर हो रही होती है। सबसे पहले चौथा और पांचवा T20 इंडिया ने जीत लिया है। सीरीज 4-1 से इंडिया ने अपने नाम की और इसमें कोई अनहोनी नहीं है, कोई बड़ी घटना नहीं है, बट कुछ चीज़ें हैं जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, जो मुझे ऑब्जर्व हुआ, जो मेरी आंखों ने, जो मेरे दिमाग ने, जितनी मेरी समझ है उसने किया। अगर ये T20 कोई और कंट्री खेल रही होती तो ये T20 जीतना बहुत मुश्किल होता। आप इमेजिन करो, आप 5वें T20 में भारत ने 3 विकेट अर्ली ऑन खो दिए, उसके बाद टीम ने 11, 11:30 या 12वें ओवर तक 100 के आसपास पहुंच गए थे। उस 100 के बाद पहुंचने में उनको मतलब 8 ओवर रहते थे और लास्ट के 8 ओवर में सिर्फ 64-65 रन बने। वहाँ पर कोई भी दूसरी अगर टीम स्ट्रॉन्ग टीम होती तो वो मैच खींच कर लिया जाती, बट जिम्बाब्वे थी, मौका मिला, आपने उनको उस रनों पे स्ट्रिक्ट किया और आप मैच जीत गए। बट ये जब आप बड़े मुकाबले, क्रूशियल मुकाबले खेलते हैं तो वहाँ पर आपको अपने अपोनेंट को बिल्कुल चोक कर देना होता है, जिससे वो उठे ना। जिस तरीके से जिस तरीके से चौथे T20 में टीम इंडिया ने बैटिंग की, 10 विकेट से उनको हराया और एक डोमिनेंस शो किया कि भैया हम एक रेकनिंग फोर्स है इस वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट में, और वो रेकनिंग फोर्स को आपको भी रिकग्नाइज करना होगा और आपको भी उसी तरीके या उसी अंदाज से खेलना होगा, तभी आप हमारे से मैच कर पाओगे या नहीं मैच कर पाओगे। देखिए, स्किल वाइज, क्वालिटी वाइज जिम्बाब्वे का कहीं पे कंपैरिजन नहीं था, लेकिन जिम्बाब्वे ने छोटे छोटे टुकड़ों में या छोटे छोटे स्पेल्स में बहुत अच्छी गेंदबाजी, बहुत अच्छी बैटिंग, फील्डिंग और टीम इंडिया को बांध कर फंसा कर रखा। ये चीज़ें देखने को ऑब्जर्व हुई। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर ये कहते हैं कि शुभमन गिल सेल्फिश है, शुभमन गिल ने सेल्फिश इनिंग खेली, कप्तान हो गया तो सेल्फिश हो गया, ये हो गया, बहुत सारे मैं क्रिटिसाइज सुना था। बट बॉस, अब मैं एक एक चीज़ का आपको परत बाई परत हटा करके बात करूँगा। क्या शुभमन गिल जब खेल रहे थे और जब केएल राहुल को ओपनिंग पे मौका मिल रहा था, उनको मौका नहीं मिलता था, तो क्या उनके साथ ये अन्याय नहीं हो रहा था? शुभमन गिल 2020 से सिनारियो में आ गए थे, जगह पक्की करते हैं शुभमन गिल 2023 के आसपास, वरना हमेशा कभी केएल राहुल को मौका मिल रहा होता था, कभी ईशान किशन को मौका मिल जा रहा था या कभी किसी और को मौका मिल रहा था। तो हर को अपनी बारी का इंतज़ार करना होता है, हर को अपने स्ट्रगल को वेट करना होता है, और हर को अपने बारी, अपॉर्चुनिटी आने का, सही समय आने का ये आपको वेट करना पड़ेगा। बहुत लोग बोल रहे हैं कि आपने अभिषेक शर्मा को नीचे कर दिया, उसने सेंचुरी बनाई, उसके बाद उसको नीचे क्यों किया गया? बस ही इज़ ए कैप्टन और उसका रोल ही है वहाँ पे T20 और ODIs में एज एन ओपनर खेलने का, तो वो ओपनिंग स्लॉट पे ही मौका देगा ना। ठीक है, अभिषेक शर्मा एक अलग लेवल के प्लेयर है, लेकिन वनडे में इस तरीके से प्लेयर में देखिए, आपको जिस अंदाज से आप T20 खेलते हैं या T20 खेलना चाहिए या फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलनी चाहिए, जो आप फ्रेंचाइज क्रिकेट पे कर रहे हैं वो आप यहाँ पर नहीं कर सकते। उसको करने के लिए बहुत बड़ा जिगर चाहिए, उसको करने के लिए बहुत बड़ा दमखम चाहिए। क्या शुभमन गिल तेज नहीं खेल सकता? उसको बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज कर दिया, बहुत स्लो खेला, बहुत 50 गेंदों में 60 रन बनाया, 55 बनाया। बॉस, वो कैप्टन है, उसको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। वो जिम्मेदारी नहीं लिया तो पहला T20 हम हार गए थे। हर का एक कोच ने एक रोल डिफाइन किया होता है कि ये किस तरीके से खेलेगा, इसको क्या टास्क मिल रहा है, उसको उस तरीके से परफॉर्म करना होता है। कोच ने उसको बोला होगा कि आपको एट द एंड ऑफ द डे तक आपको खड़े रहना, बिकॉज यू आर द सीनियर प्लेयर। फर्स्ट T20 में वो नहीं खड़ा था तो टीम का लग गया था नीचे, और किसी में दम नहीं था कि 120-125 रन चेस कर पाए। वो जो हार मिली है वो शुभमन गिल को मिली, ना कि टीम इंडिया को मिली। वहां पर क्रिटिसाइज शुभमन गिल को किया गया वहां पर। तो एज ए कैप्टन ही हैज टू मेक श्योर दैट हम मैच जीते। सबसे पहला कैप्टन का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। ये नहीं होता कि हम मुझे सेल्फलेस इनिंग खेलनी है या खेलें, उसको ये रोल मिला होगा कि आप एक एंड से इनिंग को पकड़ कर रखेंगे, जो भी स्ट्राइक करना होगा सामने वाला करेगा। क्रिकेट की समझ नहीं है, बट क्रिकेट पे बात करना है लोगों को कि ये ऐसा कर दिया, वो वैसा कर दिया, उसने नीचे कर दिया, उसको ऊपर। आज ऋतुराज गायकवाड़ को नहीं खिलाया, तो इसका क्या मतलब? ऋतुराज गायकवाड़ हमारे स्कीम ऑफ थिंग्स से बाहर हो गया।
सबको मौका मिलना है, सबको अल्टरनेट मिलना है। और मैं वही हमेशा बोलता हूँ, रियान पराग के भी आज मैं बात करूँगा, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप अगर बैट्समैन हैं तो आपको हर नंबर पे खेलने आना चाहिए, हर नंबर पर आपको खेलने आना चाहिए। अभिषेक शर्मा ठीक है, नए हैं, नंबर 3 पर उनको मिल गया, लेकिन मेरा ये कहना है कि अभिषेक शर्मा को टीम T20 में आना है तो उसको 6वें 7वें नंबर पर बैटिंग करनी होगी, उसको रविंद्र जडेजा का जगह लेना है। इंडियन टीम में सबसे बड़ी बात देखो, मारधाड़ करने वाला प्लेयर बहुत मिल जाएंगे यार, हमको लंबी इनिंग लेकर के जाने वाला प्लेयर चाहिए, जो इनिंग को लंबी ले जाए, तेजी से भी ले जाए। डबल सेंचुरी तो ईशान किशन की भी है, तो उसको भी मौका दे दें, भैया वो भी सुपरस्टार हो गया। सबको देखा जाता है किसका क्या कैलिबर है, किसको कहाँ लेवल तक लेके जाना है। रियान पराग का T20 IPL में कितना अच्छा खेल रहा था, यहाँ क्या क्यों नहीं खेल पाया वो। इंटरनेशनल क्रिकेट इज अ डिफरेंट स्कीम ऑफ थिंग्स, आपको ये चीजें समझनी होगी। और भाई रियान पराग, मैं आपको फिर से बोलता हूँ, जब भी मौका मिले, जितना मौका मिले उसमें आप परफॉर्म करके दिखाइए। ये 24 पे 22, 22 पे 24 ये सब नहीं चलेगा, क्योंकि आप उस जगह अगर आपको टीम में आना है तो आपको कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करके दिखाना पड़ेगा। या तो आप नॉट आउट जाइए पूरे मैच को ख़त्म करके, या तो आप कुछ इम्पैक्टफुल इनिंग खेल लीजिए 20 बॉल पे 40-45 रन की, या तो फिर आप सेंचुरी मारिए या हाफ सेंचुरी मारिए, 70-75 रन मारिए और वो विनिंग कॉज में आने चाहिए। सिंपल क्राइटेरिया है टीम इंडिया में आने का, क्योंकि इतने यहाँ पे कंपटीशन है, एक एक पोजीशन के लिए 2-2, 3-3 प्लेयर बैठा रखे हैं। तो अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे उस तरीके से तो आपको मौका नहीं मिलेगा, ये लिख के ले लो। तो मैं यही कहूँगा यहाँ पर कि चाहे वो रियान पराग हो, चाहे शिवम दुबे हो, जितना भी आपको मौका मिलेगा आप परफॉर्म करें। शिवम दुबे आया, एक छोटा फुल इनिंग खेला, छा गया वो। रिंकू सिंह आया, इम्पैक्टफुल इनिंग खेला, छा गया वो। यही टीम की दरकार होती है। सिचुएशन पर आप किस तरीके से खेलते हो वो मैटर करता है। क्या सुरेश रैना को तेज खेलने नहीं आता? मुझे आज भी याद है यार, पंजाब के अगेंस्ट में जो सुरेश रैना ने 30-35 बॉल पर कुछ 95, 93, 96 रन बनाया था, तो फिर उससे वो भी तो तेज खेल सकता है। सुरेश रैना को तेज खेलने नहीं आता? सुरेश रैना को भी तेज खेलने आता है, लेकिन जहां पर टीम की रिक्वायरमेंट है। सुरेश रैना नंबर 3 पर IPL पे खेलता है, लेकिन इंडियन टीम में कितने नंबर पे मौका मिलता था उसको? अगर आपको टीम में एंट्री बनानी है तो आपको दो फैक्टर पे आपको जमकर काम करना होगा। या तो आप बॉलिंग बैटिंग कर लीजिए, या बॉलिंग और फील्डिंग अच्छी कर लीजिए, या फिर बैटिंग और फील्डिंग आपकी ज़बरदस्त होनी चाहिए। और तीनों अगर आपके पास है तब तो फिर आपको बहुत मौका मिलेगा खेलने का। जिस तरीके से सुरेश रैना को, रविंद्र जडेजा को, इन तीनों को डिपार्टमेंट में वो हिट थे। हार्दिक पांड्या को देख लो, इररिप्लेसेबल होते हैं ये लोग। टीम में आपको जगह बनाने के लिए मौका भुनाना होगा। मौका अगर नहीं भुनाओगे तो आपको टीम भुना देगी। मुकेश कुमार ने आज बहुत अच्छी गेंदबाजी की, 4 विकेट लिया। वाशिंगटन सुंदर आज बहुत अच्छे थे। आज थोड़ी बहुत पिटाई लगी रवि बिश्नोई को, लेकिन चलता है। लेग स्पिनर हमेशा एक अटैकिंग बॉलर होता है, उसको मार भी पड़ेगी, विकेट भी निकाल कर देगा वो। 40-45 रन से टीम इंडिया ने ये मैच जीता, कंफर्टेबल पोजीशन पे जीता, कंफर्टेबली जीता इस मैच को। ये बहुत कुछ बताता है। उसको मैच जीतना टीम के लिए कैप्टन का काम होता है, मैच जीतना। परफॉर्मेंस आते रहेंगे, जाते रहेंगे। जो आपको कोच ने रोल दिया है, जो आपको आपके टीम मैनेजमेंट ने रोल दिया, उस रोल को आपको परफॉर्म करना है। उसके बाद भले आप हार जाओ, क्योंकि अगर आप परफॉर्म उस तरीके से करोगे तो आप पर कोई क्रिटिसाइज नहीं होगा, आप टीम के लिए खेल करके गए हो। विराट कोहली मार नहीं सकता जिस तरीके से रोहित शर्मा मार सकता है, लेकिन वो विराट कोहली को रोल दिया जाता है ना, कि आपको एक साइड पे एंकरिंग करना है, एक साइड पे आपको चार्ज करना है, कब चार्ज करना है, कब एंकर करना है, ये सब कुछ सबको पता होता है। मॉडिफाई कराया जाता है गेम को। रोहित धोनी, महेंद्र सिंह धोनी जब आए थे तो कितना छक्के और कितने चौके
कितने ताबड़तोड़ खेलते थे वो, लेकिन जब कैप्टन बने तो सेंसिबल क्रिकेट खेले ना। और लोगों को ये बता देना कि ये मैच फिनिश करता है, मैच को बहुत लास्ट तक लेके जाता है, उसके बाद फिनिश करके आता है, तो उसको फिनिशर का टैग मिला। MS धोनी इस तरीके से नहीं खेलता। तो कैप्टन जब आप बन जाते हो ना तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि टीम को आपको जिताना है, सबसे पहले प्रायोरिटी होती है। उसके लिए आप सेल्फलेस हो जाइए, सेल्फिश हो जाइए। वो जो मैनेजमेंट है, जो बोलना है, जिसको बोलना है बोलते रहे, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यू आर ए गुड क्रिकेटर, कीप ऑन इट। कैप्टनसी आपसे हो रही है तो करिए, नहीं हो रही है मत करिए, लेकिन आपको जो रोल दिया गया आप उस पर अडिग रहिए। ये रोल मिला होगा शुभमन गिल को, मैं 100% श्योर हूं, क्योंकि जब एक टीम बनती है तो एक रोल दिया जाता है सभी को। आज के डेट में क्रिकेट उस तरीके से नहीं रह गई है। क्रिकेट अब आज के डेट में माइंड गेम ज्यादा है। कब कहाँ चार्ज करना है, कब कहाँ अटैक करना है, कब किस बॉलर को आपको अटैक करना है, ये सारे एनालिसिस होते हैं। कौन किस पे अटैक करेगा, और पाकिस्तान टीम यही लैक करती है। वो स्किल वाइज अच्छे हैं, नो डाउट, बट किसको क्या रोल मिला है, किसको क्या काम करना है, यही नहीं पता है। हारिस रऊफ को कब बॉलिंग करानी है, कहाँ पे करानी है, ये उसको पता ही नहीं है। आप लेकर के आते हो उस समय मार पिटाई पड़ जाती है उसे। हारिस रऊफ 4 ओवर का बॉलर है आपका। 2 ओवर उसने डेथ में डाले, 2 ओवर उसने स्टार्टिंग में डाले, 4 ओवर कंप्लीट हो गए। अब उसको आप 10 ओवर के मैच में लेकर के आओगे तो वो पिटेगा ना। अब टी नटराजन को आप टेस्ट खिलाओगे तो वो बॉलिंग अच्छी नहीं करेगा ना, क्योंकि उसकी जो स्पेशलिटी है वो यॉर्कर्स पे के लिए जाना जाता है। अब वो एक टेस्ट में लकीली अनलकीली वो खेल गए तो इसका क्या मतलब है कि हर टेस्ट मैच हम उसको खिलाते रहेंगे? ये नहीं होने वाला ना। हर का एक स्किल सेट होता है, एक माइंड सेट होता है, टेम्परामेंट होता है कि किस टेम्परामेंट पे वो कितना प्रखर निकलता है। ये सभी चीजें कैलकुलेट होकर के एक कंप्लीट प्लेयर बनता है। विराट कोहली आप जब शुरुआत में आया था, आप देखिए जाकर के, वो कभी भी हवाई फायर शॉट नहीं खेलता था, और खेलता भी था ना तो वो वीज में खेलता था। वहां पे फील्डर नहीं होता। अगर बॉल मतलब ऊपर भी गया तो वहां फील्डर नहीं होगा कैच करने के लिए। तो इस तरीके से उसने अपने ब्रेन को रिवॉल्व करा के रखा हुआ है। और ये सब कुछ उनके जो बैटिंग में जो आया ना, वो आया AB डिविलियर्स की वजह से, क्योंकि डिविलियर्स भी इसी तरीके से खेलते थे। आड़ा तिरछा शॉट खेलते थे, लेकिन उस जगह पे रिस्क लेते थे जहां पर कोई फील्डर ना हो, ताकि टॉप एज भी लगे तो वहां पर निकल जाए वो आसानी से। परसेंटेज शॉट, वो जो 360 खेलते हैं ना, वो लोगों के लिए रिस्की है, उनके लिए रिस्क नहीं है वो, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस कर रखा है उन्होंने और इतना उनको कॉन्फिडेंस है कि मैं अगर एज भी लगेगा तो वहां पर कोई फील्डर नहीं होगा, पकड़ लो कैच। और कनेक्ट हो गया तो इतना तेजी से बॉल निकलेगा कि उसको समझ में भी नहीं आएगा जो 45 डिग्री यार्ड पे खड़ा हुआ है या 30 यार्ड सर्कल पे खड़ा हुआ है, 45 डिग्री एंगल पे। क्रिकेट को समझना है, जीत हार ये जरूरी होता है। क्रिकेट कैसे खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, वो आप मत देखो। बनाने को तो 200-250 रन हर मैच में बनाने चाहिए थे, उसके अगेंस्ट में हूं। आपको फर्स्ट बैटिंग का ऑप्शन मिला है, आप 150, 200, पौने 200 तक जाइए। यहां पर शुभमन गिल को लंबा बैटिंग करना था जब आपके 2 बैट्समैन आउट हो चुके हैं। यहां पे मैं क्रिटिसाइज करूंगा शुभमन गिल को कि जब आपके 2 बैट्समैन आउट हो चुके हैं, संजू सैमसन अभी नए आए हैं, खेल नहीं रहे थे पिछले 2-2.5 महीने से, क्योंकि उनको मौका ही नहीं मिल रहा था। रियान परख पे आप भरोसा नहीं कर सकते हो, शिवम दुबे पे आप भरोसा नहीं कर सकते, रिंकू सिंह पे आप भरोसा नहीं कर सकते हो। तो वहां पर ये आपको करना था कि आपको एक एंड पे पकड़ के रखना था और 10-12 ओवर तक आपको विनिंग निकाल के जाना था। उस पर आप स्ट्राइक करते, क्योंकि पावरफुल हाउस नीचे पड़ी हुई है, चाहे वो शिवम दुबे हो, चाहे वो रिंकू सिंह हो, चाहे वो रियान पराग हो, चाहे वो वाशिंगटन सुंदर हो। यहाँ पर आपने गलती कर दिया शुभमन गिल ने कि वो शॉट खेलने पे गए और वहां पर वो आउट हो गए। बहरहाल टीम इंडिया को यहाँ से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। यंगस्टर्स को, पेसर्स को, स्पेशली स्पिनर्स ने बहुत अच्छा काम किया।
काम किया हुआ है। यहाँ पे कैचेस यहाँ पे बहुत सारे कुछ ड्रॉप्स हुए हैं टीम इंडिया के द्वारा भी, जिम्बाब्वे के भी द्वारा भी, लेकिन बैट्समैन से मैं डिसअपॉइंट हूँ क्योंकि आपको कुछ प्लेयर्स को रिप्लेस करने हैं जो प्लेयर्स ऑलरेडी अपना बहुत बड़ा मुकाम बना कर गए हैं। रविंद्र जडेजा को रिप्लेस करना इतना आसान नहीं है, रोहित शर्मा को रिप्लेस करना इतना आसान नहीं है, विराट कोहली को रिप्लेस करना इतना आसान नहीं है। तो अगर आप रिप्लेसमेंट का सोच रहे हो तो आपको अपने बैटिंग पर, अपने टेक्निक पर, अपने टेम्परामेंट पर ये फोकस करना बहुत ज़रूरी है। फोकस नहीं होगा टीम में वापसी नहीं कर सकते आप अच्छा तो खेल लोगे 1-2 मैच, 3-4 मैच, लेकिन जब कोई बड़ा बॉलर, कोई बड़ा क्रंच सिचुएशन आएगा वहाँ पर आप फंस जाओगे। देखिए, समझिए कहाँ पर क्या रोल किसको मिला है, उसके हिसाब से परफॉर्म करिए। बहरहाल हम दूसरे खबर की ओर बढ़ते हैं। रिकी पॉन्टिंग ने दिल्ली कैपिटल्स को टाटा बाय बाय कर दिया है, उनके कोचिंग रोल को। 7 साल से वो इस पोजीशन पर थे और उनके कोचिंग कार्यकाल में दिल्ली कैपिटल ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया हुआ था और दिल्ली शायद 2020 के फाइनल्स तक वो खेली थी, 2020 के फाइनल्स में भी पहुंची थी, वहाँ पर वो हार गए थे भले, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स को बहुत ही रॉ मटेरियल को रिकी पॉन्टिंग ने फिनिश्ड गुड्स करके दिया। स्पेशली जब डेविड वार्नर और मिचेल मार्श टीम में आ रहा है तो वहाँ पर एक अच्छा कोर कॉम्बिनेशन तैयार हुआ। एंड्रे नोकिया हो गए, ऋषभ पंत हुए, श्रेयस अय्यर हुए, बहुत सारे प्लेयर्स आते जाते गए। पृथ्वी शॉ को मौका मिला, सरफराज खान को मौका मिला, उसके बाद आपका नीचे ललित यादव हुआ करता था, अक्षर पटेल होते थे, ईशान शर्मा को मौका मिला, तो इन एंड शार्दुल ठाकुर बीच में कभी इन एंड आउट हुए टीम से। तो टीम को अच्छा उन्होंने बना कर रखा, डेवलप किया और पॉलिश किया सभी प्लेयर्स को। जब रिकी पॉन्टिंग जैसा प्लेयर आपके ड्रेसिंग रूम में आता है ना, तो उसका स्टेचर और उसका ऑरा इतना बड़ा हो जाता है कि हर छोटा प्लेयर भी ना ये सोचता है कि यार मुझे कुछ करना है सर के लिए। रिकी पॉन्टिंग बहुत बड़ा नाम था भाई अपने टाइम पे। उसने जब तक वो कैप्टन था किसी भी टीम को छूने नहीं दिया, अपने टीम के आसपास भी भटकने नहीं दिया किसी भी दूसरे टीम को। एक तरफा हराता था वो और बोल के हराता था। तेज नहीं खेलते हैं रिकी पॉन्टिंग, लेकिन इतना वो पेस बनाकर चलते हैं कि भाई उसके पास सब कुछ है, सारे हथियार हैं और उसको कब चलाना है, कब यूज़ करना है। 2003 के वर्ल्ड कप में उसने जो टीम को जिताया और लड़ाया ना, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि उसके पास बहुत अच्छी टीम थी, 2003 में जिता दिया, ये हो गया। बट आप एक सिचुएशन समझो कि आपका प्रमुख बॉलर डोपिंग के केस में बाहर हो जाता है, सेन वॉन, और क्या झटका लगा होगा टीम को, क्योंकि आपके पास सेकंड ऑप्शन ही नहीं है स्पिनर का, और वहाँ पे ब्रैड हॉक का मौका मिलता है। उसके बाद आपके जो सेकंड पेसर हैं उनको भी इंजरी होती है, मेरे ख्याल से ब्रेटली नहीं, इनको होती है जेसन गिलेस्पी को इंजरी होती है, वो बाहर होता है और एंडी विकल आते हैं। तो ऐसे करके टीम बना करके वो अपनी टीम को फाइनल तक लेकर गए और फाइनल में फिर खुद की ऐसी इनिंग खेली डेमियन मार्टिन के साथ मिलकर के। टीम इंडिया चारों खाने चित हो गई, बारिश आई, सब कुछ हुआ, लेकिन किसी के पर कोई फर्क नहीं पड़ा और वहाँ से वो मैच आसानी से जीता था रिकी पॉन्टिंग की टीम ने। कुछ 110-120 टीम इंडिया 240 रन नहीं साथ कर पाई, 350 या 360 का लक्ष्य था, कुछ नहीं कर पाई थी टीम इंडिया। बेबस होकर के प्रयास तो सभी ने किया लेकिन सफलता तक नहीं आ पाई। 2007 के वर्ल्ड कप में भी वही हुआ, सभी टीमें पास आई लेकिन कोई छू नहीं पाई रिकी पॉन्टिंग की कैप्टनसी को। 2011 में क्वार्टर फाइनल में टीम इंडिया ने उनको हराया था, उसमें भी रिकी पॉन्टिंग ने उस मैच में शतक बनाया था। तो रिकी पॉन्टिंग वो स्टेचर के, वो ऑरा के प्लेयर है, उसका होना बहुत फर्क डाल देता है। तो हेड्स ऑफ टू यू कोच, आपने बहुत अच्छा काम किया डीसी के लड़कों के साथ और डीसी को एक रेकनिंग फोर्स बनाया, एक रिवाइविंग मशीन बनाया आपने, जिसकी वजह से वो आज के डेट में न्यू प्लेयर्स आते हैं तो परफॉर्म करते हैं।
वरना दिल्ली कैपिटल्स का रिकॉर्ड रहा है कि वो सेमीफाइनल भी बहुत रेयरली पहुंचते थे आईपीएल से। बहरहाल दूसरी तरफ बात करेंगे, जेम्स एंडरसन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द फाइनेस्ट स्विंग बॉलर ऑफ इंग्लैंड, रिटायर्स यस्टरडे, और काफ़ी अच्छा कैरियर रहा है उनका। बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ बकवास किया उसके उनके बारे में, बहुत कुछ बुरा भला बोला उनके बारे में, लेकिन यार लेजेंड होता है, आपको उसको सराहना होगा। एटलीस्ट एज ए पेसर 42 ईयर्स ओल्ड, माइंड बॉगलिंग है वो। अच्छे पेसर्स को मैंने देखा है कि 28 साल, 29 साल, 30 साल में क्रिकेट को अलविदा कह देते हैं। इसमें से आपके एक मोहम्मद आमिर हुआ करते थे, इयान बिशप होते थे। इयान बिशप इंजरी की वजह से 28-29 साल में क्रिकेट छोड़ दिया था उन्होंने। 32-33 में एलन डोनाल्ड ने छोड़ दिया। वो जवान 42 साल तक फाइट करता रहा, और ये नहीं कि मतलब रिसेंट तक उसने 5 विकेट्स हॉल्स लिए हुए हैं। रिसेंट की बात करूँ 5-6 महीने पहले, तो आपको उसको सराहना पड़ेगा, अप्रिशिएट करना पड़ेगा। एंड ही इज़ अ ट्रू वॉरियर। इंग्लैंड टीम के लिए जान भी देना पड़े तो वो जान भी दे देगा, इस तरीके का कैरेक्टर था वो। उसके बाद कितने लोग डेब्यू किए हैं, लेकिन वो कब तक चले गए? ऐसा नहीं कि बहुत कम मैच खेल करके चले गए। अलिस्टर कुक हुए, अलिस्टर आपके स्ट्रॉस हुए, एंड्रू स्ट्रॉस हुए, पॉल कॉलिंगवुड हुए, इयान बेल हुए, ये सब उनके बाद खेलना चालू किए थे, लेकिन उनसे पहले रिटायर हुए। ग्राम स्वान हुए, बहुत सारे प्लेयर्स। केविन पीटरसन को आप ले लीजिए, 104 और 105 टेस्ट खेल चुके हैं वो। तो एंड आप इसको ले लीजिए, स्टुअर्ट ब्रॉड ले लीजिए, 160 टेस्ट खेले हुए हैं। उनसे बाद में आए थे और उनके पहले रिटायर होकर चले गए। सैल्यूट टू योर कैरियर, क्लैपिंग फॉर योर कैरियर बॉस, वेल डन। आपने बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा परफॉर्म किया। यू आर ए ट्रू एम्बेसडर ऑफ क्रिकेट। आईपीएल में आप कभी नहीं आए क्योंकि आप हमेशा कंट्री को फर्स्ट प्रेफरेंस देते थे और अपने बॉडी को इंजरी प्रोन नहीं करना चाहते थे, इंजरी फ्री रखना चाहते थे। इसकी वजह से आपने रेस्ट कर लिया, और ये एक बहुत बड़ा आइडल है सभी के लिए कि जो अगर कंट्री को फर्स्ट खेलना चाहता है तो वो लीग्स को पे ज़्यादा ध्यान ना दे, उसके लिए कंट्री फर्स्ट है। 704 विकेट वो लेकर के रुखसत हुए हैं। 3rd नंबर हाईएस्ट विकेट टेकिंग में तीसरे पायदान पर रहे। आपके सेन वॉन जो 708 विकेट लिया, उनको वो पीछे नहीं कर पाए 5 विकेटों से, वरना वो उनको भी पीछे कर जाते अगर 2-3 टेस्ट और खेल देते। एक बहुत बड़ा फैसला था, ऐतिहासिक फैसला था रिटायरमेंट लेने का। और उन्होंने ये खुद भी बात कही कि मुझे तो सबसे पहला काम ये करना है कि मुझे अपने आप को बिलीव दिलवाना है कि मैं अब रिटायर हो गया हूँ। और ये जो फीलिंग होती है ना, ये गट रेंचिंग फीलिंग होती है, जहाँ पर आपको खुद को यकीन दिलाना है कि मैं हो चुका हूँ रिटायर। लोग क्या याद दिलाएंगे आपको? खुद अपने आप को पहले रिमाइंड करवाना है। जिस तरीके से आप भागते थे, जिस तरह से आप फिटनेस पर आप ध्यान देते थे, जिस तरीके के आप डाइट फॉलो करते थे, जिस तरीके की आपकी मेंटल कंडीशनिंग, मेंटल प्रिपरेशन होती थी, वो सभी को अब स्टॉप करके आपको अपने बॉडी को और उस तरीके से आपको अपने बॉडी को फिट रखना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो जो रूटीन बना हुआ है वो रूटीन कायम रहे। और मैं प्लीज़ बोलूँगा जेम्स एंडरसन जी को कि यंगस्टर्स को, इंग्लैंड के पेसर्स को आप ग्रूम करें, उनको सिखाएं, क्योंकि अब जो लॉट आ रहे हैं ना, वो उस तरीके के हेवी लॉट्स वाले नहीं है कि जो बॉलर आउट कर सके, एक्सेप्ट जोफ्रा आर्चर। अब के जो पेसर आपके हैं वो उस तरीके के विकेट नहीं निकाल पाएंगे जिस तरीके के आप निकालते थे, और एक खौफ, एक दहशत बना कर रखते थे आप। न्यू कमर्स आ रहे हैं, मैथ्यू पॉट हो गए, एटकिंसन हो गए आपके यहाँ पे, उसके बाद आपके क्रिस वोक्स हैं, मार्क वुड हैं, ये सारे प्लेयर, सैम करन हैं। लेकिन इन सब में जो आप में बात थी वो इन सब में नहीं है। इनको कंडीशन सूट करेगा तब ये स्विंग करेंगे, इनको कंडीशन सूट करेगा तो इनकी बॉल
स्विंग करेगी, लेकिन आप उस तरीके के बॉलर नहीं थे। आपको स्विंग नहीं मिल रही है कन्वेंशनल, तो आप रिवर्स स्विंग ईजाद किया करते थे। चलिए कल मिलते हैं फिर एक नए एपिसोड पे। टीम इंडिया अब यहाँ से श्रीलंका के दौरे करेगी और वहाँ से फिर गौतम गंभीर हेड कोच बन करके टीम इंडिया के साथ जुड़ेंगे। और गौतम गंभीर ने 2-3 नाम सुझाए हैं, जैसे कि मॉर्नी मॉर्कल, उनको एज ए बॉलिंग कोच चाहिए। मुझे नहीं लगता टीम इंडिया किसी भी फॉरेन रिक्रूट को टीम में डालना चाहेगी, और स्पेशली मॉर्नी मॉर्कल जो पाकिस्तान से आ रहे हैं उसको तो कतई नहीं लेगी बीसीसीआई। और ये जो 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 रिक्वेस्ट है उसको अप्रूवल शायद ही मिल पाए, तो गंभीर को यहाँ पर भी असंतोष होना पड़ेगा और कुछ नए नाम या फिर कुछ इंडियन प्लेयर्स को ही उनको लेना पड़ेगा, जिसकी वजह से टीम इंडिया में टीम इंडिया की कोचिंग स्टाफ हो और ग्रूमिंग हो, जिसकी वजह बदौलत जो कोचिंग स्टाफ जो तैयार हो वो इंडियन हो और इससे इंडियन टीम को ज़्यादा फ़ायदा मिले। तब तक के लिए अब अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं कल एक नए एपिसोड पे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।